दोस्तों ये स्टोरी का 43वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जा करके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। रणविजय सिंह राणा ने एक आदमी को पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहा, तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। तुम लोगों को तनख्वाह देता हूँ, बोटियां खिलाता हूँ ताकि तुम मेरे काम आ सको, लेकिन तुम तो 4 आदमियों से हार गए। रणविजय सिंह राणा इस वक्त बहुत गुस्से में था। बलराज ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, राणा साहब बस कीजिए, इन पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। आप भी जानते हैं वरदान कितना खतरनाक है। एक टाइम में वरदान के सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता है वह घायल से ठीक हो गया। हमें उससे बचकर रहना चाहिए। अब आदमियों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। रणविजय सिंह अपने होश में आया और इधर-उधर चक्कर लगाने लगा। उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ यहाँ से और माल बेचने की तैयारी करो, और इस बार कोई गड़बड़ हुई तो एक-एक की जान ले लूंगा। वह सारे आदमी वहां से चले गए। रणविजय सिंह राणा गुस्से में सोफे पर बैठ गए। बलराज ने उन्हें पानी देकर कहा, शांत हो जाइए राणा साहब, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। मुझे लगता है हमें सरफराज को बुला लेना चाहिए। उसके साथ मिलकर ही हम रघुवंशी परिवार और उस वरदान को हरा सकते हैं। रणविजय सिंह राणा ने कहा, ठीक है बलराज, सरफराज को फोन करो। सरफराज ही है जो वरदान को हरा सकता है। पहले भी उसी ने वरदान को खून के इल्जाम में जेल भेजा था और आज भी वही हमारी मदद करके वरदान को हमारे रास्ते से हटाएगा। अगर वरदान और रघुवंशी परिवार एक हो गया तो हमें बहुत नुकसान होगा। यह राजपूत हवेली को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं इस राजपूत हवेली को नहीं छोड़ सकता। बलराज ने कुछ सोचकर कहा, राणा साहब, वंशिका तो अभी आपकी बीवी है। आप चाहे तो उसे लीगल तरीके से वरदान से मांग सकते हैं। वरदान का वंशिका पर कोई हक नहीं है। आप तो कोर्ट का सहारा लेकर वंशिका को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बलराज की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा कुछ देर के लिए शांत हो गया और मन ही मन वंशिका को अपने पास लाने की प्लानिंग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आज राजवीर जब घर वापस आया तो उसके हाथ में उसके और रूही के डाइवोर्स पेपर थे। राजवीर घर आया, उसने अपने सामने रूही को देखा जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। राजवीर जाकर रूही के पास सोफे पर बैठ गया और वह अपने शूज रिमूव करने लगा। रूही ने राजवीर से पूछा, क्या तुमने हमारे डाइवोर्स पेपर बनवा लिए? राजवीर ने रूही की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम सच में मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मैं नहीं चाहता तुम इस जिंदगी में पिस कर रह जाओ। राजवीर ने अपने शूज रिमूव किए और किचन में जाकर पानी पिया। रूही अब तक राजवीर के पीछे पीछे ही घूमती रही, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने के लिए घूमता है। राजवीर ने कहा, मैंने डाइवोर्स पेपर बनवा लिए हैं। यह सुनते ही रूही खुश हो गई। राजवीर ने अपने बैग में से डाइवोर्स पेपर निकाल लिए और रूही के सामने रख दिए। रूही ने वह पेपर देखे तो वह खुश हो गई। रूही ने फिर एक नजर राजवीर को देखकर कहा, राजवीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे तुम्हारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। रूही पूरे घर में पेन ढूंढने लगी, लेकिन उसे पेन नहीं मिला। रूही इधर उधर पेन ढूंढ रही थी तो राजवीर ने उसे अपना पेन देते हुए कहा, या लो रूही। रूही ने पेन ले लिया और डाइनिंग टेबल पर रखकर उस पर साइन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, अचानक ही उसके दिमाग में बीते हुए कुछ दिन चलने लगे। राजवीर ने कुछ सेकंड रूही को देखा, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। राजवीर इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। राजवीर ने तो यह शादी रोकने की कितनी कोशिश की थी। बेशक राजवीर रूही के लिए कुछ फील करता था, लेकिन फिर भी रूही के साथ शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और राजवीर की शादी रूही से हो गई और अब रूही इस शादी में रहना नहीं चाहती थी। वहीं रूही साइन करने की जितनी हिम्मत करती उतना ही उसका दिल साइन करने से मना करता।
रूही ने फिर से कुछ देर तक पेपर को निहारा और फिर सोच कर वह पेपर लेकर अपने कमरे में चली गई और उसे अलमारी में रख दिया। रूही बालकनी में चली गई और रूही को बेचैनी होने लगी। हवाएं चल रही थी, लेकिन रूही को घुटन महसूस हो रही थी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वह पेपर पर साइन क्यों नहीं कर रही, इसलिए रूही ने वह पेपर रख दिए। वहीं राजवीर ने कुछ देर आराम करने के बाद फ्रेश होकर किचन में आ गया और रूही के लिए खाना बनाने लगा। राजवीर को नहीं पता था कि रूही ने उन पेपर पर साइन नहीं किया। राजवीर यह बात मान चुका था कि रूही ने उन पेपर पर साइन कर दिए हैं। देर बाद खाना बनाने के बाद राजवीर ने रूही को आवाज लगाते हुए कहा, रूही आ जाओ, डिनर तैयार है। रूही डाइनिंग टेबल पर आ गई। राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, रूही पेपर। रूही ने कहा, राजवीर वह बाद में मैं दे दूंगी। राजवीर ने अपनी उदासी छुपा ली और मुस्कुराकर कहा, क्या डिमांड करने वाली हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत के अकॉर्डिंग मनी दे सकूं। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वह एक पेपर पर साइन नहीं हुआ, पेन रुक गया था। मैं बाद में साइन करके पेपर तुम्हें दे दूंगी। वैसे भी मुझे पैसे नहीं चाहिए। राजवीर ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम तो पहले ही एक राजकुमारी की जिंदगी जी रही हो। राजवीर ने रूही को ताना तो मार दिया, लेकिन वह ताना नहीं था, राजवीर के दिल का दर्द था जिसे रूही समझ नहीं पा रही थी। खाना खाने के बाद राजवीर ने रूही के हाथ में 50,000 रख कर कहा, यह तुम्हारा पॉकेट मनी है। जब तक यहाँ हो कम पैसों में ही अपना खर्चा चला लेना, बाकी जब यहाँ से जाओगी तो मुझे 2 दिन पहले बता देना। रूही पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वह राजवीर को मना भी नहीं कर पाई और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। रूही ने पैसे कबर्ड में रखे और अपने बेड पर लेट गई। राजवीर रोज की तरह किचन का काम खत्म किया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ रजावत हाउस में हर्षवर्धन अपने भतीजे को लेकर चला गया था। आर्या भी वंशिका और वरदान के कमरे में आई। आर्या को किसी ने बताया ही नहीं था कि उसकी मां घर वापस आ गई है, इसीलिए वह पूरा दिन वंशिका के पास नहीं आई। लेकिन जाते जाते शिवाय ने उसे बता दिया, इसलिए वह रात को वंशिका और वरदान के कमरे में आई। आर्या ने जैसे ही अपनी मां को देखा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वरदान ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, आर्या रोने का वक्त नहीं, अगर तुम टूट जाओगी तो हम वंशिका को संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हें तुम्हारी माँ को संभालना है, रोने से कुछ नहीं होगा। वरदान की बात सुनकर आर्या भी अपनी माँ के पास ही लेट गई और अपनी माँ को देखती रही। धीरे धीरे आर्या भी वंशिका के पास ही सो गई। वरदान अब भी काउच पर बैठा हुआ था। वरदान ने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। उसके गले से एक निवाला नहीं उतरा। वंशिका को कुछ देर के लिए होश आया था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह फिर से बेहोश हो गई। वरदान भी काउच पर बैठा बैठा सो गया। अगली सुबह वरदान की आंख खुली तो उसने वंशिका को जगे हुए देखा। वंशिका को देखकर वरदान जल्दी से काउच से उठकर उसके पास आया। वंशिका हैरानी से वरदान को देखने लगी और फिर बोली, आप कौन हैं? यह सुनते ही वरदान हैरान हो गया। वरदान ने कहा, वंशिका तुम मुझे पहचानती नहीं हो? वंशिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या आपने मुझे उस कैद से आजाद करवा दिया? वंशिका के ऐसा बोलने से वरदान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वरदान ने अगले ही पल डॉक्टर को बुलाया, जो पास वाले कमरे में ही थे, जिन्हें वरदान ने हायर किया हुआ था। डॉक्टर आया और वंशिका को देखकर बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? वंशिका ने कहा, डॉक्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वहाँ थी ना, उस अंधेरे में। डॉक्टर ने वंशिका का चेकअप करके कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने वंशिका को एक इंजेक्शन दिया और आराम करने के लिए कहा। वंशिका भी लेट गई और थोड़ी देर में सो गई। वरदान ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर वंशिका मुझे पहचानती क्यों नहीं? इस पर डॉक्टर ने कहा, इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। अगर आप इन्हें अपनी पहचान बताएंगे तो शायद इन्हें आप याद आ जाएं। फिजिकल काफी वीक हैं, आपको उनके दिल में अपने लिए विश्वास जगाना होगा। इनका बहुत ख्याल रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके पास बिताइए, मेडिसिन टाइम से दीजिए तो यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वंशिका थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई थी। वंशिका सबके साथ बैठने लगी थी, लेकिन ना तो वह शौर्य को पहचानती थी और ना ही अपनी बेटी को। वरदान साये की तरह वंशिका के आसपास ही घूमता रहता था। रजावत हाउस में सब डिनर कर रहे थे, लेकिन वंशिका वह कुछ सोच रही थी। उसके हाथ खाली चम्मच को चला रहे थे। वंशिका को सोच में डूबा हुआ देखकर शौर्य ने वरदान की तरफ इशारा किया। वरदान ने पलकें झपकाई। वरदान ने कहा, वंशिका जी, कोई प्रॉब्लम है? कुछ सोच रही हैं आप? कुछ चाहिए आपको? वंशिका वरदान की तरफ देखकर मासूमियत से पूछा, आप मुझे बता सकते हैं मैं कितने साल से कैद में रही? यह सुनते ही शौर्य और वरदान के चेहरे के रंग उड़ गए। वरदान ने कहा, यही करीब 16 साल। वंशिका ने बहुत मासूमियत से फिर कहा, मेरी एक बेटी थी, वह तो बहुत बड़ी हो गई होगी, और मेरा एक छोटा भाई का बेटा भी था, वह भी बहुत बड़ा हो गया होगा। वरदान ने कहा, वंशिका जी, क्या आप अपनी बेटी और अपने भाई के बेटे से मिलना चाहती हैं? आपको याद है? वंशिका ने कहा, ठीक से कुछ याद नहीं, बस इतना ही याद है कि मेरा एक छोटा सा बाबू था जो हमेशा मेरे साथ रहता था। वरदान ने वंशिका की दिमागी हालत को समझते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी और आपके भाई के बेटे को भी जल्दी ढूंढ लूंगा। आप निश्चित होकर खाना खाइए, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। वरदान की बात मानकर वंशिका खाना खाने लगी। वंशिका को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। अगर कुछ याद नहीं आया तो वह था वरदान। वंशिका को वरदान बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन कुछ यादें थी जो वंशिका के दिमाग में अब भी ठहरी हुई थी। रात के समय वंशिका गार्डन में अकेली बैठी थी, चांद देख रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। वंशिका ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। वंशिका को ठंड लगने लगी तो वंशिका ने उस साड़ी के पल्लू से खुद को कवर कर लिया, और तभी उसने अपने कंधों पर एक शाल महसूस किया। वंशिका ने आंख उठाकर देखा तो वरदान उसे शॉल से कवर कर रहा था। वरदान ने कहा, नींद नहीं आ रही है आपको? आप अकेली यहाँ बैठी हैं? वंशिका ने कहा, मिस्टर सिंह, क्या आप सच में मेरी बेटी और मेरे बाबू को ढूंढ लेंगे? वरदान वंशिका के पास रखी चेयर पर बैठकर बोला, ढूंढ लूंगा। वंशिका ने कहा, किसी और को भी ढूंढना है क्या? उसे भी ढूंढ देंगे? वरदान ने कहा, हाँ, उसे भी ढूंढ लूंगा। शायद वरदान जानता था वंशिका किसकी बात करना चाहती है। वंशिका ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, मैंने आपके बच्चों के सामने बोला नहीं, लेकिन कोई और भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उसके पास जाना है। वरदान ने कहा, वंशिका जी, आप मुझे बताइए तो किसके पास जाना है? कुछ तो याद होगा, उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी पहचान, उसकी कोई दी हुई चीज, कुछ तो याद होगा। उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगी, तभी तो मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। वंशिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उसका नाम वरदान है। यह सुनते ही वरदान के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे बहुत अच्छा लगा कि वंशिका को अभी भी उसका नाम याद है। वरदान ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए फिर पूछा, और कुछ बताइए उसके बारे में। वंशिका ने कहा, वह ब्लैक कपड़े ज्यादा पहनते हैं। वंशिका ने फिर वरदान की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, उसकी आंखें आपके जैसी हैं, उनके हाथ में एक गन होगी जिस पर विवी लिखा होगा। कहते कहते वंशिका ने चेयर की हैंडल पर अपना सिर रख लिया और धीरे धीरे वहीं सो गई। वंशिका को देखकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आ गई कि वंशिका को अगर याद दिलाएंगे तो उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। वरदान ने बढ़कर वंशिका के माथे को चूम लिया, फिर उसे गोद में उठा लिया। वंशिका दवाइयों के नशे में थी, इसलिए उसने वरदान के टच को महसूस ही नहीं किया। वरदान वंशिका को लेकर कमरे में आ गया। उसने वंशिका को अच्छे से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी आर्या वंशिका के पास सोने के लिए कमरे में जा रही थी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सिवाय की छुई मुई तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर अक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्या शौर्य को हैरानी से देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो, आप कहना क्या चाहते हैं? शौर्य ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बुआ के पास सो रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि बुआ के पास तुम्हें नहीं सोना चाहिए? तुमसे ज्यादा प्यार मैं बुआ को करता हूँ,
लेकिन मैं तो नहीं सोया उनके पास, जबकि मैं बचपन से उनके पास सोता आया हूँ। आर्या अभी हैरानी से शौर्य को देख रही थी और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, अगर तुम मेरी बहन नहीं होती तो मैं कहता कि शिवाय ने कितनी बेवकूफ लड़की से शादी की है। और अब आर्या ने गुस्से में शौर्य की बाजू पर मारा और गुस्से में शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने आर्या के कंधों को पकड़कर वंशिका के कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा, चुपचाप जाकर पूर्वी के पास सो जाओ, इतनी बड़ी हो गई हो अब भी बुआ के पास सोती हो, या नहीं देखती फूफा पर सो रहे हैं, उनकी कमर में दर्द हो जाएगा। शौर्य ने इनडायरेक्ट जो कहा आर्या उसे समझ गई और फिर उसने शौर्य को देखकर मुस्कुरा दिया। शौर्य ने कहा, नहीं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं, लेकिन पहले भी अपना दिमाग लगा सकती थी ना। आर्या और शौर्य दोनों ही हंसते हुए पूर्वी और दृष्टि के कमरे में आ गए। दृष्टि भी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। चारों फिर से बेबी के साथ खेलने लगे। दृष्टि ने पूछा, शौर्य भैया बुआ अब कैसी हैं, क्या वह मुझसे मिलने नहीं आएंगी? उन्हें भी मेरे पास लेकर आइए ना, देख नहीं सकती लेकिन उन्हें छू कर महसूस करना चाहती हूँ। शौर्य ने कहा, दृष्टि बुआ अब काफी हद तक ठीक हैं, कुछ दिन और इंतजार कर लो, जब वह थोड़ा और ठीक हो जाएंगी तब फूफा खुद उन्हें तुम्हारे पास लेकर आएंगे, फिर ढेर सारी बात करना बुआ से। वही आर्या और पूरी बेबी को खिला रही थी। थोड़ी देर बाद बेबी सो गया और उन्होंने बेबी को दृष्टि के पास दिया और तभी वरदान कमरे में आकर आर्या से बोला, आर्या आज मम्मा के पास नहीं सोना। आर्या ने एक बार शौर्य को देखा और फिर ना में गर्दन हिला दी। वरदान ने फिक्र करते हुए कहा, क्या हुआ आर्या, क्यों नहीं सोना, कोई प्रॉब्लम है? आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य ने कहा, वह क्या है ना, आर्या को आज पूर्वी के साथ सोना है। शौर्य ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने हाँ में गर्दन मटका दी। वरदान को अभी कुछ समझ नहीं आया। वरदान ने फिर पूछा, आर्या क्या हुआ, क्यों नहीं सोना? चलो बच्चा, वंशिका को तुम्हारी जरूरत है। शौर्य ने कहा, बुआ को आर्या की नहीं आपकी जरूरत है। यह सुनते ही वरदान ने गुस्से में शौर्य को देखा और फिर उसे बाहर आने का इशारा किया। शौर्य ने पूर्वी और आर्या की तरफ देखा। पूर्वी और आर्या हंस पड़े। शौर्य जब बाहर गया तो वरदान कॉरिडोर में ही खड़ा था। वरदान ने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, बच्चों के सामने शर्म नहीं आती तुम्हें? शौर्य 4 कदम पीछे हटता हुआ बोला, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? फूफा यह बताइए, क्या वह मेरी बुआ नहीं है? क्या आप मेरे फूफा नहीं हो? क्या सच में बुआ को आपकी जरूरत नहीं है? पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ आर्या रोज जाकर बुआ के पास सो जाती है। ऐसे तो बुआ कभी ठीक नहीं होंगी। आप उन्हें जब तक अपने प्यार का एहसास नहीं कराओगे वह ठीक नहीं होंगी। बुआ को अपने करीब कीजिए तभी वह ठीक होंगी। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? वह आप पर यकीन करने लगेंगी तो धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। वरदान ने कहा, शौर्य तुम कुछ ज्यादा ही शिवाय के साथ रहकर पागल हो गए हो। शिवाय तो है ही पागल, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। शौर्य ने प्राउड फील करते हुए कहा, हाँ वह क्या है ना, हम दोनों बचपन से ही साथ में रहे तो हम दोनों ही पागल हैं, बस शिवाय मुझसे 1 कदम आगे है। वरदान ने गुस्से में कहा, दिमाग को सेंटर में लेकर आओ और यह पागलों वाली बातें करना छोड़ दो। तुम्हारी बुआ धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, उन्हें कुछ कुछ याद आ गया है, आगे भी आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे वंशिका हर्ट हो जाए। शौर्य ने तो अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, वह मुझे लग रहा है शिवाय को कॉल करना पड़ेगा। आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं? वरदान ने गुस्से में कहा, शौर्य तुम्हारी बात मानने लायक हो तो तभी तो मानूं, वंशिका ठीक नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। शौर्य ने कहा, वह सब मैं नहीं जानता, शिवाय के 2 भाई हैं 1 बहन है और मेरी सिर्फ बहन है, मुझे 1 भाई चाहिए। शौर्य की बात सुनकर वरदान की आंखें फैल गई। वरदान डबल गुस्से में शौर्य को देखने लगा। तभी पीछे से आर्या आई। आर्या ने भी इशारों में यही कहा कि उसे एक छोटा सा भाई चाहिए। वरदान की आंखें अब और ज्यादा हैरानी से फैल गई। वरदान ने कहा, तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो? शौर्य ने कहा, हम पागल नहीं हुए, बल्कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर हमें भी भाई चाहिए ना। आर्या ने भी अपने भाई की हाँ में हाँ मिला दी। वरदान ने गुस्से में शौर्य और आर्या को थप्पड़ दिखाया और दोनों भाई बहन हवा की तरह वहां से भाग गए। उन दोनों के जाते ही वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
और वह वापस से वंशिका के पास आ गया। वंशिका अभी दवाइयों के नशे में सो रही थी। वरदान उसके चेहरे को देख रहा था और तभी उसे सौर की बात याद आ गई। वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान ने फिर से अपनी चेयर खींचकर वंशिका के बेड के पास लाया और फिर चेयर पर बैठता हुआ ही सो गया। पिछले 1 हफ्ते से वरदान ऐसे ही सो रहा था। उसे अपने रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी। वह बस वंशिका को ठीक ठाक देखना चाहता था। रोज की तरह वंशिका के उठने से पहले ही वरदान कमरे में चला गया। रघुवंशी मेंशन सब नाश्ता कर रहे थे। हर्षवर्धन ने नाश्ता करते हुए कहा, तुम सबका जो जो काम है 1 हफ्ते में खत्म कर लो, उसके बाद शादी एंजॉय करनी है। कोई काम नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हर्षवर्धन ने फिर विराज को देखकर कहा, और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वीरा और उसके भाई को जितनी जल्दी हो सके मेंशन ले आओ, और वीरा से भी कह देना कॉलेज की छुट्टी ले ले। शिवाय ने खाना खाते हुए कहा, चाचू आज मैं ऑफिस से लेट आऊंगा। हर्षवर्धन ने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें रोज रोज रजावत हाउस जाते हुए शर्म नहीं आती? इस पर दिव्यांश ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, भला अपने बच्चे से मिलने मैं कहाँ की शर्म। हर्षवर्धन ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। इस पर दिव्यांश ने कहा, इसके बाद मुझसे ही पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही जवाब दे दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, बहुत जवाब देने आ रहे हैं, चुपचाप से ऑफिस जाओ और सीधा घर आना। अगर मैंने सुना कि तुम दोनों रजावत हाउस गए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिवाय पैर पटकता हुआ बोला, क्या है चाचू? हर्षवर्धन ने भी जवाब देते हुए कहा। सिवाय के दिमाग की बत्ती जल गई और उसने हर्षवर्धन को मनाते हुए कहा, चाचू प्लीज आज जाने दीजिए, उसके बाद नहीं जाएंगे। हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही सिवाय जल्दी से हर्षवर्धन के पास गया और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, प्लीज चाचू मना मत करो, बस आज जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं जाएंगे, सीधा बारात लेकर जाएंगे। सिवाय के ऐसा बोलने से दिव्यांश को कहीं ना कहीं सिवाय पर शक हो रहा था। हर्षवर्धन ने सिवाय को समझाते हुए कहा, सिवाय समझने की कोशिश करो, वह हमारे समधी का घर है, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ ही दिन रह गए हैं शादी को, तभी पता नहीं दिव्यांश को भी क्या सूझी। वह भी फटाफट गया और सिवाय के पास ही घुटनों के बल बैठ गया और फिर हाथ जोड़कर बोला, चाचू सिवाय सच कह रहा है, बस आज घर जाने दीजिए, उसके बाद नहीं कहेंगे। हर्षवर्धन को याद आया कि जब सिवाय और दिव्यांश छोटे थे तो उसके भाई के सामने ऐसे ही अपनी बात मनवाने के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और फिर ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन के भाई को उन दोनों भाइयों की बात माननी पड़ती थी। हर्षवर्धन के साथ भी आज वैसा ही हुआ। ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन ने सिवाय और दिव्यांश की बात मानते हुए कहा, ठीक है जा सकते हो, लेकिन सिर्फ आज, उसके बाद नहीं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ और हर्षवर्धन अपना फोन लेकर वहां से उठकर चला गया। दोनों अब भी घुटनों के बल बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इस पर सिवाय बोला, चाचू हमें रजावत हाउस जाने के लिए मना करते हैं, आज के बाद से नहीं करेंगे। दिव्यांश ने कहा, कुछ ऐसा मत करियो कि चाचू हमें प्रसाद बांट दे। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू देख मैं क्या करता हूँ। आज तू अपने भाई का दिमाग देख कितना चलता है, सिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा। दिव्यांश ने कहा, देखते हैं, लेकिन जरा संभल कर, ऐसा ना हो हम बारात लेकर बाद में जाएं और चाचू हमारी बारात पहले निकालने लगे। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी हर्षवर्धन की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, अब दोनों बैठे ही रहोगे या उठकर ऑफिस भी चलोगे? दोनों उठ गए। सिवाय ने कहा, चाचू आज आपने हमें हेडलाइन दी है तो मैं सोच रहा हूँ आज पूरा दिन रजावत हाउस में रहूं। हर्षवर्धन ने घूर कर सिवाय को देखा तो दिव्यांश भी उठकर बोला, हाँ चाचू, जब आज ही का दिन है तो आज हम पूरा दिन रजावत हाउस में रहेंगे। मुझे मेरे बच्चे की बहुत याद आ रही है। तभी हीर वहां आई और उसने लंच बॉक्स एक नौकर को देते हुए कहा, सर की गाड़ी में रख दो। वह नौकर लंच बॉक्स लेकर चला गया। तभी हीर भी हर्षवर्धन को देखकर बोली, जाने दीजिए ना। हर्षवर्धन ने दोनों को घूर कर देखा और बोला, अगर तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ की तो मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगे। सिर्फ आज का दिन आज हो जाए और उसके बाद सीधा बारात लेकर जाना है। दोनों ने मासूम बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला
हिला दी। लेकिन हर्षवर्धन को यकीन नहीं था कि यह दोनों इतनी आसानी से मान जाएंगे। हर्षवर्धन जानता था कोई ना कोई गड़बड़ तो यह दोनों करके ही रहेंगे। हर्षवर्धन बाहर की तरफ जाने लगा और फिर कुछ सोचकर पलटा और हीर को देखकर बोला, साहिबा इनकी बातों में मत आना। हीर ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, ओ जी, मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ, इनकी बातों में मत आना या बहुत कुछ भी कहें, इनकी बात मत मानना। ए जी ठीक है, हीर ने जवाब देते हुए कहा। हर्षवर्धन चला गया। विराज और पैंथर भी हर्षवर्धन के पीछे चले गए। दिव्यांश और शिवाय दोनों ने 3 पीस पहना हुआ था। दोनों पहले अपने कमरे में गए और फॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आए। दिव्यांश ने कहा, हाँ तो क्या सोचा है तूने? इस पर शिवाय ने दिव्यांश के कान में कुछ कहा। दिव्यांश जैसे जैसे शिवाय की बात सुन रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने सारी बात सुनकर हैरानी से कहा, तूने जो पिटने का पूरा जुगाड़ करके रखा है, अरे अभी 2 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर इतनी डांट खाई है, और अगर इसकी हवा चाचू को लग गई फिर तो हम दोनों गए। शिवाय ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो चाचू खुद हमें रजावत हाउस भेजेंगे, बार बार कहेंगे, चलो शिवाय चलो, दिव्यांश रजावत हाउस में मिलकर आते हैं। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, चल फिर देखते हैं क्या होता है। इस प्लान का दोनों भाई हीर के पास आ गए। हीर किचन में काम कर रही थी। शिवाय ने कहा, सिंड्रेला चाची आप भी चलिए ना हमारे साथ। हीर ने काम करते हुए कहा, नहीं शिवाय भैया आप ही चले जाइए, वैसे भी आपके चाचू मना करके गए हैं, मैं नहीं जाऊंगी। दिव्यांश ने कहा, क्यों सिंड्रेला चाची, क्या आपका मन नहीं करता देव से मिलने का? हीर ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, बहुत करता है, बस जल्दी से दृष्टि देव को लेकर हमारे घर के लिए यहाँ आ जाए, फिर मैं उसके साथ बहुत खेलूंगी। आपको पता है दिव्यांश भैया, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो पीहू मुझसे इतनी जल्दी घुल मिल गई। तभी हीर ने पीहू का लंच बॉक्स पैक किया और पीहू के बैग में रखते हुए कहा, पीहू को आवाज लगाकर कहा, पीहू चलो स्कूल के लिए देर हो रही है। पीहू स्कूल जा रही थी तो शिवाय ने ड्राइवर से कहा, पीहू को लेकर सीधा रजावत हाउस आ जाना। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। शिवाय ने फिर हीर को देखकर कहा, सिंड्रेला चाची चलिए ना, चाचू आपको कुछ नहीं कहेंगे। हीर मना कर रही थी लेकिन शिवाय और दिव्यांश ने उसे जैसे तैसे करके मना लिया और अगले ही पल दिव्यांश ने रजावत हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। तीनों उतरकर रजावत हाउस के अंदर चले गए। वरदान इन दिनों ऑफिस जा नहीं रहा था, ऑफिस और ही संभाल रहे थे। वरदान ने तीनों को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिर उसने भी हीर को अपनी बेटी माना था। शिवाय ने कहा, ससुर जी आज तो हम आपकी दूसरी बेटी को भी ले आए। वरदान ने हीर के सिर पर हाथ फेर कर कहा, दूसरी नहीं, बड़ी बेटी। थोड़ी बहुत बात करने के बाद सब सिटिंग एरिया में बैठ गए। दिव्यांश भी बच्चे को लेकर सिटिंग एरिया में ही आ गया। अब तो दृष्टि भी चलने फिरने लगी थी और वह भी सिटिंग एरिया में ही बैठी थी, जबकि शिवाय आर्या के साथ कमरे में था। शिवाय पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था और आर्या शिवाय के पीठ पर पलथी मार कर बैठी थी। शिवाय आर्या को कुछ समझा रहा था और आर्या भी कुछ नोट्स पकड़ कर बैठी थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को एक सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहा था और वह भी ध्यान लगाकर शिवाय की बात सुन रही थी। करीब 2 घंटा ऐसे ही पढ़ने के बाद शिवाय ने कहा, छुई मुई समझ में आ गया, कैसे करना है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, यह तुम्हारा लास्ट एग्जाम था ना? आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, शॉपिंग कर ली, शादी की? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय थोड़ा सा पलटा और आर्या गिरने को हो गई, लेकिन शिवाय ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर उसे अपने ऊपर लेटा कर कहा, शॉपिंग करने मेरे साथ चलना है? आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या का सिर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, कल एग्जाम दे लो, उसके बाद तुम्हें कॉलेज पिकअप करके आऊंगा, वहीं से शादी की शॉपिंग करने चलेंगे। शिवाय की बात सुनकर आर्या खुश हो गई। शिवाय ने करवट लेकर आर्या को अपने नीचे कर लिया और अगले ही पल शिवाय ने आर्या को किस कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ राजवीर ऑफिस जा चुका था। रूही डाइवोर्स पेपर लेकर बैठी थी। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वह डाइवोर्स पेपर पर साइन क्यों नहीं कर पा रही है। रूही जब भी डाइवोर्स पेपर पर साइन करने की सोचती, रूही का दिल दुखी हो जाता, उसे बेचैनी महसूस होने लगती। इसलिए उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन करना डिलीट कर दिया। रूही ने फिर से डाइवोर्स पेपर कबर्ड में रख दिए और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रूही ने फ़ोन देखा तो वह अभय का था। रूही का मन अभय से बात करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभय कंटिन्यू रूही को कॉल कर रहा था। फाइनली रूही ने अभय का कॉल पिक करके कहा, अभय मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभय ने फिर रूही के सामने रोना पीटना शुरू कर दिया। रूही परेशान हो गई। रूही, मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं? एक मिनट तुम्हारे बिना कैसे काटता हूँ मैं ही जानता हूँ। तुम कब मेरे प्यार को समझोगी? कब समझोगी मुझे? रूही को अभय की बात इफेक्ट कर रही थी। फिर भी उसने अभय की बातों को काटते हुए कहा, अभय प्लीज ऐसी बातें मत करो। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। जब मुझे अच्छा फील होगा मैं खुद बात कर लूंगी। इस पर अभय ने कहा, तुम अच्छा फील इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम उस राजवीर के पास हो। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? तुम एक बार मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन करना होगा। रूही, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ तुम्हें राजवीर भी नहीं दे सकता। रूही, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मेरे पास आ जाओ। रूही को अभय की बात सच लग रही थी। इसीलिए उसने कहा, मैं राजवीर को डाइवोर्स देने का फैसला कर चुकी हूँ और मैं राजवीर को डाइवोर्स देकर हमारे रिश्ते के बारे में सोचूंगी। लेकिन फिलहाल मुझे फोन मत किया करो। रूही के मुंह से यह सुनकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अभय ने फिर से एक चोट मारते हुए कहा, अगर तुमने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ग्रीन क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। रूही ने कहा, मैं नहीं आना चाहती, फिलहाल मुझे नहीं आना, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अभय ने कहा, आ जाओ रूही, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो पूरी रात इसी क्लब में मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। इतना कहकर अभय ने फोन कट कर दिया। रूही सोचने पर मजबूर हो गई वह क्या करे, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वह अभय से मिलने जाएगी। रूही तैयार हुई और ग्रीन क्लब में चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने राजवीर को मैसेज कर दिया। राजवीर अपने केबिन में काम कर रहा था। जैसे ही उसने रूही का मैसेज रीड किया तो उसका मन उदास हो गया। रूही ने मैसेज में लिखा था, मैं ग्रीन क्लब जा रही हूँ, खाना खा कर आऊंगी, आज मेरे लिए डिनर मत बनाना। राजवीर ने अपना फोन देखकर मन ही मन कहा, पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का। पता नहीं जब रूही से दूर जाने की बात होती है तो यह दिल इतना बेचैन क्यों हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही तैयार होकर अभय के बताए हुए क्लब में आ गई थी। रूही इस वक्त अपनी जिंदगी में पूरी तरह कंफ्यूज थी। ना तो वह राजवीर को डाइवोर्स दे पा रही थी और ना ही अभय को एक्सेप्ट कर पा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। रूही ने क्लब के अंदर एंटर किया तो अभय उसका वेट कर रहा था। अभय ने रूही को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जबकि रूही कुछ खास खुश नहीं थी। वह यहाँ क्यों आई थी वह भी नहीं जानती थी। रूही और अभय दोनों ही एक टेबल पर बैठे हुए थे। अभय कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा था और रूही अपने मोबाइल में टाइम पास कर रही थी। रूही को अभय के साथ आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभय की नजरें तो कहीं और टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद अभय ने कहा, चलो ना रूही, अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं। अभय की बात सुनकर रूही ने कहा, मेरा मन नहीं है। रूही अभय की बातों को समझी ही नहीं कि वह क्या कहना चाहता है। अभय ने रूही का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और क्लब के एक रूम में ले आया। रूही ने ज्यादा मना नहीं किया और वह भी उसके साथ चली गई। अभय ने उसे बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला, उस राजवीर के बारे में सोच रही हो? छोड़ो उसे, 2 टके के बॉडीगार्ड को मेरे और अपने बारे में सोचो। रूही का ध्यान अब भी अभय की बातों में नहीं था।
उसके दिमाग में अब भी बार बार राजवीर ही आ रहा था। वह चाह कर भी राजवीर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। अभय को थोड़ा नशा हो गया था और अब वह रूही के साथ थोड़ा और नशा करना चाहता था, इसलिए रूही के करीब आने लगा। जैसे ही रूही ने महसूस किया कि अभय उसके करीब आ रहा है, रूही ने अभय के सीने पर हाथ मारकर उसे धक्का देते हुए कहा, अभय दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? अभय को रूही के ऐसा करने से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। अभय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ रूही, आज नहीं तो कल हमारे बीच यह सब होगा ही, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? रूही बेड से खड़ी हो गई और अभय को पॉइंट करके बोली, प्रॉब्लम यह है कि मैं शादीशुदा हूँ, प्रॉब्लम यह है कि मेरा अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, प्रॉब्लम यह है कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, प्रॉब्लम यह है कि शादी से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरे चाचू की नजरें झुक जाए। रूही का इतना बड़ा लेक्चर सुनकर अभय का दिमाग खराब हो रहा था, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, रूही कौन से चाचू की बात कर रही हो? तुम्हारे चाचू ने उस 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड से तुम्हारी शादी कर दी, तुम उस चाचू की इज्जत के लिए अपने अरमानों को मार रही हो। रूही ने कहा, देखो अभय, मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती, तुमने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो मैं आ गई। अब प्लीज कुछ और फोर्स करने के लिए मत कहो, क्योंकि मैं अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। जब मैं राजवीर को डाइवोर्स दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, उसके बाद ही हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रूही के ऐसा बोलने से अभय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रूही उस कमरे की बालकनी में चली गई। शाम हो गई, इसलिए ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन रूही का मन अभी परेशान हो रहा था। वहीं अभय रूही की कमर को देख रहा था और अपने डिजायर को कंट्रोल करता हुआ बोला, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे करीब ही आना है। आज आ जाती तो हमेशा के लिए मुझसे पीछा छूट जाता, लेकिन तुमने तो शादी की रट लगा रखी है। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुमसे झूठी शादी भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं रूही ने अपना फोन लिया और राजवीर को मैसेज करके कहा कि वह ऑफिस से आते वक्त उसे क्लब से पिकअप कर ले। राजवीर ने जैसे ही रूही का मैसेज पढ़ा, उसे कहीं ना कहीं खुशी महसूस हुई और उसने खुद से ही कहा, यह लड़की ना मुझसे दूर रहेगी और ना ही मेरे पास रहेगी। अपनी लाइफ में इतनी कंफ्यूज क्यों है? आखिर बहन भी तो सिवाय और दिव्यांश की है, कोई ना कोई गुण तो उसका भी होगा। थोड़ी देर बाद राजवीर का मैसेज आया। रूही ने राजवीर का मैसेज रीड किया तो उसने कहा था वह आधे घंटे में आ रहा है। रूही ने पीछे पलटकर अभय से कहा, मैं घर जा रही हूँ और आज के बाद मुझे ऐसे मत बुलाना। जब तक मैं राजवीर को डाइवोर्स नहीं दे देती तब तक हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी फैमिली नहीं तो मैं भी नहीं। मैं ऑलरेडी अपने चाचू की नज़रों में बहुत गिर चुकी हूँ और नहीं गिरना चाहती। अभय ने कहा, हाँ, में गर्दन हिला दी और रूही वहां से चली गई। रूही क्लब के बाहर खड़ी थी और राजवीर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में राजवीर आ गया। रूही राजवीर से कोई बात नहीं की और चुपचाप उसकी बुलेट के पीछे बैठ गई। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट कर दी। दोनों के बीच खामोशी थी और तभी रूही ने कहा, राजवीर बुलेट रोको। राजवीर ने बुलेट रोक दी। रूही ने कहा, राजवीर मैं अपना फोन क्लब में ही छोड़ आई, वापस लेकर चलो। राजवीर ने बिना किसी सवाल के बुलेट यू टर्न ले लिया और वापस से क्लब के बाहर आकर अपनी बाइक रोक दी। रूही बाइक से उतरकर बोली, मैं बस 2 मिनट में आई, और वह जल्दी जल्दी अभय के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूही ने देखा तो अभय का कमरा बंद था। रूही उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कमरा रूही से खुला ही नहीं। तभी वह एक वेटर आया और रूही ने उस वेटर को देखकर कहा, क्या आप कमरा खोल लेंगे? वेटर ने कहा, मैम, इसमें सर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रूही ने कहा, कोई अपना टाइम क्वालिटी नहीं स्पेंड कर रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले तो मैं यहाँ से गई हूँ, आप प्लीज कमरा खोल दीजिए। वेटर ने फिर कहा, मैम समझने की कोशिश कीजिए, अभी इस कमरे में एक लड़की गई है।
मैं ऐसे ही कस्टमर का कमरा किसी के भी कहने से नहीं खोल सकता। रूही के पास फ़ोन भी नहीं था, वरना वह अभय को कॉल कर लेती। रूही ने वेटर से कहा, देखो समझने की कोशिश करो, मेरा फ़ोन अंदर रह गया, आप प्लीज़ कमरा खोल दो। वेटर ने फिर से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी मैम, यह कमरा नहीं खोल सकता। इतना कहकर वेटर वहाँ से चला गया और रूही ने गुस्से में एक पंच गेट में मारा। तभी पीछे से राजवीर की आवाज़ आई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जो भी था, लेकिन रूही झूठ नहीं बोलती थी और राजवीर से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने सच बोलते हुए कहा, मैं अभय से मिलने आई थी और कमरे में मेरा फ़ोन रह गया और अब यह गेट खुल नहीं रहा। राजवीर रूही के करीब आया और उसके बालों से एक पिन निकाल कर उस कमरे के गेट को खोल दिया। रूही तो हैरानी से राजवीर को देखने लगी और बोली, बॉडीगार्ड से पहले चोर थे क्या? रूही के कॉम्प्लीमेंट से राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और रूही गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही रूही को दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने लगा। वेटर ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। अभय किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे, जिसे देखकर रूही का दिमाग खराब हो गया। उन दोनों को ऐसे देखकर रूही की चीख निकल गई और चीख सुनकर राजवीर भी कमरे के अंदर आ गया। राजवीर ने जैसे ही अभय और उस लड़की को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे वह जीत गया। राजवीर से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वह जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर को हंसता हुआ देखकर रूही का दिल और ज्यादा जल रहा था, इसलिए राजवीर ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अभय ने अपनी सफाई देते हुए जल्दी से बेड से उठा और जैसे तैसे अपना लोअर पहना। वह लड़की भी खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगी। अभय रूही के सामने आकर बोला, देखो रूही, मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आई। मेरी डिजायर बढ़ती जा रही थी, मैं बस अपने डिजायर को शांत कर रहा था। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं अपने डिजायर को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। या सुनते ही रूही ने एक पंच बनाया और अभय के मुंह पर मार दिया। पंच इतनी जोर का था कि अभय जमीन पर गिर गया। या देखते ही राजवीर ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। आज राजवीर जितना दुखी होकर ऑफिस गया था, आते हुए उतना ही खुश हो गया। रूही ने पॉइंट करके अभय से कहा, मुझे सबने बोला कि अभय अच्छा लड़का नहीं है, प्लास ने भी बोला, चाचू, दिव्यांश, विराज सिवाय, और खासकर राजवीर। राजवीर ने तो मुझे तुमसे हमेशा बचाया, लेकिन मैं सबकी बातों को इग्नोर करती रही या सोचती रही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय फिर से खड़ा हुआ और रूही को अपनी सफाई देने लगा। इतने में रूही ने फिर से एक पंच अभय को मार दिया। राजवीर ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। राजवीर तो दीवार से सट कर अपना हेलमेट लिए खड़ा था। तभी वह लड़की जो अभय के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वह खुद को व्हाइट ब्लैंकेट से कवर करके राजवीर के पास आई और उसे मुस्कुराकर देखने लगी। राजवीर अपनी शराफत के चलते उससे थोड़ा सा दूर हो गया। वह लड़की थोड़ा सा और राजवीर के करीब चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभय जितना रूही को सफाई देने की कोशिश करता, रूही उतना ही अभय को मारती। रूही ने फिर से अभय को मारने के लिए हाथ उठाया तो अभय रूही का हाथ पकड़ लिया और एक एक शब्द को दांत से पीसते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो कौन तुम? तुम्हारे जैसे 36 मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अभय ओबराय की गर्लफ्रेंड थी। वह अभय ओबराय है जिसके पास लड़कियां खुद चलकर आती हैं। वह अभी अभी तुम्हारे पास चलकर आया और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? जब तुम मेरी डिजायर कंप्लीट नहीं करोगी तो मुझे तो कहीं और जाना ही होगा ना। तुम जो शादी की रट लगा कर बैठ गई, शक्ल देखी अपनी, तुमसे शादी करूंगा मैं। जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे खुद से दूर कर देती हो। अरे सोचा था तुम्हारे साथ एक दो रात बिता लूंगा और फिर ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही सती सावित्री हो। तुमने तो मुझे खुद को किस भी नहीं करने दिया। यह सुनकर रूही को और ज्यादा गुस्सा आ गया।
उसने दूसरे हाथ का पंच बनाकर सीधा अभय की आंख में मारा और अभय फिर से एक जमीन पर गिर गया। राजवीर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। रूही को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अभय के ऊपर लात मारते हुए कहा, साले कुत्ते कमीने, तेरे लिए मैं अपनी शादी से भागी, सबकी नजरों में गिर गई। चाचू ने मुझे बहुत डांटा, सिर्फ तेरी वजह से दिव्यांश भाई, सिवाय भाई मुझे गलत समझते हैं। तेरी वजह से विराज ने मुझे 10 बातें सुना दी। हरामी की औलाद, तेरी वजह से मैंने राजवीर के लाखों रुपए उड़ा दिए। कुत्ते, तेरी वजह से राजवीर मेरे नखरे झेल रहा है। रूही रुकी ही नहीं, वह कंटिन्यू कभी अभय को पैर से मारती और कभी उसके ऊपर मुक्के बरसाती। राजवीर तो खड़ा हुआ बस तमाशा देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की अब भी राजवीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। इस पर राजवीर ने भी उसे देखकर एक मुस्कान पास कर दी और उस लड़की की मुस्कान ज्यादा बड़ी हो गई। अभय को तसल्ली से पीटने के बाद रूही राजवीर के पास आई तो वह उस लड़की को देख रहा था और वह लड़की भी राजवीर को फुल डिजायर भरी नजरों से देख रही थी। रूही को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ आज हुआ था उसके चलते तो शायद वह दुनिया में आग लगा देती। उसने अभय के लिए इतना कुछ किया और अभय उसे चीट कर रहा था, उसके साथ सिर्फ कुछ रात ही सोना चाहता था। रूही ने उस लड़की को देखा, खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। उस लड़की के थप्पड़ लगने से राजवीर ने फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। रूही ने गुस्से में उस लड़की को पॉइंट करके कहा, दिखाई नहीं देता राजवीर तुम्हारे साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहा, फिर भी उसके साथ चिपकी जा रही हो, शर्म नहीं आती? रूही ने फिर राजवीर को देखकर गुस्से में कहा, और तुम्हारी इतनी घटिया पसंद है कि तुम इस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो? राजवीर ने अपना एक हाथ हवा में हिलाकर कहा, वाह क्या बात है चटोरी बिल्ली, तुम इस घटिया लड़के के साथ रिलेशन में रह सकती हो, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो, और मैं किसी लड़की को स्माइल पास भी नहीं कर सकता? रूही ने गुस्से में राजवीर को पॉइंट करके कहा और राजवीर ने उसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में भर लिया और फिर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, ज्यादा सीन क्रिएट मत करो, चलो यहाँ से। वैसे भी तुमने अभय को बहुत पीट लिया। अगले ही पल राजवीर बाइक चला रहा था और वहीं रूही उसके पीछे बैठी थी। रूही को आज बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही को अभय पर कम गुस्सा आ रहा था और खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अभय जैसे इंसान पर विश्वास किया। उसकी पूरी फैमिली अभय से दूर रहने के लिए कहती रही और वह फिर भी अपने फैमिली की बातों को इग्नोर करके अभय से मिलती रही। रूही मुंह फुलाकर बैठी थी और वहीं राजवीर, आज तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। जब से शादी हुई थी तब से पहली बार राजवीर इतना खुश था। राजवीर इतना खुश था कि उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बाइक रोकी। रूही ने हल्के गुस्से में कहा, हम यहाँ क्यों रुके हैं? राजवीर ने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, घर जाकर खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए आज खाना बाहर ही खाकर चलते हैं। रूही इतने गुस्से में थी कि वह कुछ नहीं बोली और राजवीर के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चली गई। राजवीर ने मेनू कार्ड रूही को पकड़ाते हुए कहा, यह लो, जो ऑर्डर करना है कर लो, लेकिन प्लीज पैसों का ध्यान रखना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। रूही बोली, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं, तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो। राजवीर को आज रूही की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, देखो भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा खा लो। रूही अब दांत पीसते हुए बोली, राजवीर एक तो तुम हंसो मत, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम यहाँ हंस रहे हो। राजवीर ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा, चलो अब कुछ ऑर्डर कर लो। रूही ने फिर से हाथ बांधकर मुंह फेर लिया। राजवीर ने फिर कहा, रूही यार मैं सुबह नाश्ता करके जाता हूँ, दोपहर को कुछ खाता नहीं, शाम को भी खुद ही खाना बना कर खाता हूँ, मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ ऑर्डर कर लो, साथ में कुछ खा लेते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आज पहली बार रूही को राजवीर की बात से इफेक्ट हो रही थी। रूही ने मेनू कार्ड लिया और 2-3 ऑर्डर कर दी। रूही तो बेमन से खा रही थी, लेकिन जबकि राजवीर के लिए तो आज पार्टी वाला दिन था। राजवीर आज तो ठूस ठूस कर खा रहा था। राजवीर बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने पेट भरकर खाना खाया, वरना तो जब से शादी हुई थी तब से ही उसका दिल परेशान ही रहता था।
वहीं दूसरी तरफ रजावत हाउस में सब डिनर कर रहे थे। सब बहुत खुश थे, खासकर दिव्यांश और सिवाय। थोड़ी देर में शौर्य भी ऑफिस से आ गया। उसने दिव्यांश और शौर्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर थोड़ी ही देर बाद वह डाइनिंग टेबल पर जाकर डिनर करने लगा। वंशिका भी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, सबके साथ हंसने मुस्कुराने लगी थी। तभी सिवाय ने खाना खाते हुए कहा, ससुर जी, आप सिंड्रेला चाची को अपनी बेटी नहीं मानते हैं ना? वरदान ने ना समझी में हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने सिवाय की बातों को समझते हुए कहा, अरे नहीं, बस बेटी बोला है, समझते नहीं है ना? हीर को या अपनी बेटी मानते हैं। इस पर वरदान को गुस्सा आ गया और उसने कहा, दिव्यांश, सोच कर बोला करो, क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच में हीर को अपनी बेटी मानता हूँ। सिवाय ने कहा, अरे ससुर जी, आप तो गुस्सा हो गए। दिव्यांश तो ऐसे ही बोल रहा था। वह क्या है ना, आज तक आपने कभी हीर चाची को अपने घर में नहीं रखा, ना ही कभी उनसे मिलने रघुवंशी मेंशन आए। सिर्फ बोल देने से कोई ना बेटी बन जाती है। वरदान सिवाय और दिव्यांश की बातों में आ गया। वरदान ने कहा, ऐसा नहीं है सिवाय, मैं हीर को भी आज इतना ही प्यार करता हूँ और अगर ऐसी बात है तो हीर कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। यह सुनते ही दिव्यांश और सिवाय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान की बात सुनकर हीर, जो पीहू को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, वह रुक गई और फिर वरदान की तरफ देख कर बोली, नहीं पापा, मैं रुक नहीं सकती, पीहू के डैडी गुस्सा करेंगे। वरदान ने हीर के सिर पर हाथ रख कर कहा, रघुवंशी साहब से मैं बात कर लूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वह गुस्सा नहीं करते और जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ, तुम पर तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। यह सुनकर कहीं ना कहीं हीर को प्राउड फील हो रहा था और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और वह रजावत हाउस रुकने के लिए मान गई। दिव्यांश और सिवाय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। डिनर खत्म करने के बाद दिव्यांश दृष्टि के पास चला गया। उसने दृष्टि के पास जाकर कहा, सिकंजी, जा रहा हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि के पास होकर बोला, बड़ी जल्दी गर्दन मटका दी, एक बार नहीं पूछा कब आओगे? दृष्टि दिव्यांश की खुशबू को महसूस कर रही थी। दृष्टि ने अपने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रखकर कहा, मैं जानती हूँ अब आप सीधा बारात लेकर आएंगे, तो पूछना क्या? दिव्यांश थोड़ा सा और दृष्टि के चेहरे पर झुक गया और बोला, फिर भी सोच कर मेरा दिल ही रख लेती, एक बार पूछो तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ? दृष्टि ने महसूस किया कि दिव्यांश की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही हैं। दृष्टि ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, रघुवंशी, जाइए, सिवाय भैया इंतजार कर रहे होंगे और तुम मेरा इंतजार नहीं करती? दिव्यांश ने फिर से दृष्टि से सवाल किया। दिव्यांश के इतना करीब होने से दृष्टि को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश भी उठकर जाने लगा। तभी दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ कहूंगी नहीं तो आप समझेंगे नहीं। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल दिव्यांश ने झुककर दृष्टि के होठों को चूम लिया और एक किस करने के बाद उसके माथे को चूमकर कहा, बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। इतना कहकर दिव्यांश दृष्टि के कमरे से चला गया और दृष्टि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ आर्या सिवाय के साथ बालकनी में खड़ी थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सिवाय ने अपना फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सरफराज इंडिया वापस आ रहा है। सिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, आने दो, सिर्फ आएगा, वापस नहीं जाएगा। फोन पर से दूसरी तरफ से आवाज आई, सरफराज बहुत खतरनाक आदमी है, मुझसे ज्यादा नहीं, सिवाय ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। सिवाय ने फोन कट कर दिया। सिवाय ने फिर आर्या के माथे को चूम कर कहा, छुई मुई जा रहा हूँ। आर्या ने इशारों में पूछा, कब आएंगे? सिवाय ने कहा, बस अब तो आना जाना लगा रहेगा। यह बात करते हुए सिवाय के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। कुछ देर बाद सिवाय दिव्यांश दोनों ही अपनी गाड़ी के पास खड़े थे और दिव्यांश ने पीहू को गोद में उठाया हुआ था। हीर, वरदान, शौर्य और आर्या सब दोनों को बाय बोलने आए थे। दिव्यांश ने पीहू को किस करते हुए कहा, पीहू, सिंड्रेला चाची को ज्यादा परेशान मत करना और अच्छे से सो जाना, कल संडे है, खूब मस्ती करना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी बाहें फैला दी।
हीर ने पीहू को गोद में उठा लिया और बाय बोलने के बाद वरदान भी बच्चों को लेकर अंदर आ गया। वहीं शिवा ड्राइव कर रहा था और दिव्यांश अपना फोन चला रहा था। दिव्यांश ने फोन चलाते हुए कहा, अबे हीर, चाची को वहां छोड़कर तो आ गए, लेकिन जब चाचू को पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, टेंशन मत ले, हम कह देंगे। ससुर जी ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने अपनी बुलेट अपने घर के बाहर रोकी और फिर दोनों उतर कर अंदर आ गए। रूही बहुत गुस्से में थी, इसलिए हॉल में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। राजवीर अपने शूज रिमूव कर रहा था, फिर उसने रोज की तरह अपने हैंड वॉश किए और किचन में से जाकर पानी पिया। राजवीर कंटिन्यू रूही को देख रहा था। राजवीर की मुस्कुराहट तो आज जैसे राजवीर के चेहरे पर चिपक ही गई थी। राजवीर ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, इट्स ओके रूही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वक्त रहते हुए उसकी सच्चाई का पता चल गया। अचानक ही रूही ने बोला, साला कुत्ता कमीना कंजर मरेगा, रात के 12 बजे कीड़े पड़ेंगे, उस कर्मजला गधा बंदर। रूही के मुंह से इतनी सारी गालियां सुनकर अब तो राजवीर से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वह जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर इतना हंस रहा था कि हंसते हंसते सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। राजवीर भी जितना हंसता, रूही का गुस्सा उतना ही बढ़ता। वैसे तो राजवीर इतना हंसता नहीं था और आज जब हंस रहा था तो रूही को उसकी हंसी खल रही थी। रूही ने तकिया उठाया और राजवीर के मार कर कहा, राजवीर बस कर दो, तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। क्या रूही अब राजवीर को अपना पाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।